मेरा नाम डॉक्टर राधेश्याम मिश्र। टू मीडिया के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा जो काव्य लेखन जो प्रारंभ हुआ सन 1978 में, जब मैं विद्यार्थी था, उस समय कुछ ऐसी सामाजिक पारिवारिक विसंगतियाँ आईं। उसके बाद हमारा काव्य लेखन प्रारंभ हुआ। जैसे कि सुमित्रानंद पंत ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बई होगी कविता अनजान। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना संघर्ष आता है और वो धैर्यपूर्वक उस संघर्ष को चीरते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं कि उसने इस बात को कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम कहाँ से हमारा जीवन का प्रारंभ हुआ था और आज हम कहाँ पर खड़े हो गए हैं। इसी प्रकार का हमारा भी काव्य लेखन से जुड़ाव रहा। सबसे पहले हमने 5 दिसंबर 1980 को इटावा प्रदर्शनी के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में काव्य पाठ किया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राम कुमार वर्मा और मुख्य अतिथि के रूप में पंडित सोहनलाल द्विवेदी, देश के बड़े गीतकार श्री गोपाल दास नीरज, डॉक्टर विजेंद्र अवस्थी, श्री सोम ठाकुर, श्री उदय प्रताप जी, श्री आत्म प्रकाश शुक्ल और काका हाथरसी जैसे कवियों के बीच में सर्वप्रथम हमने 1 लाख से कम भीड़ नहीं रही होगी 5 दिसंबर 1980 के कवि सम्मेलन में। और हमको हमारे गुरुवर श्रद्धेय श्री आत्म प्रकाश शुक्ल जी लेकर के गए थे। उसके बाद हमारा धीरे धीरे काबिल शिक्षा के साथ साथ देश भर में हमारा कवि सम्मेलनों में आना जाना प्रारंभ हो गया। बीए तक जब हम आए हैं तो पूरे देश के कवि सम्मेलनों में हमारा आना जाना था, चाहे गीत चांदनी जयपुर हो, चाहे दिल्ली के बड़े कवि सम्मेलन हों, चाहे कलकत्ता बम्बई, पूरे देश में हमारा आना जाना रहा। और देश के सब बड़े कवियों के साथ हमने काव्य पाठ किया, चाहे नीरज जी हों, सोम जी हों, हरिओम पवार हों, किशन सरोज हों, चाहे आज जिनका बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास, उनके साथ हमने कई दिन साथ रहे हैं। माँ जगन्नाथपुरी में एक रूम में हम और कुमार विश्वास जी 1 सप्ताह तक रुके थे। वो उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यक्रम जगन्नाथपुरी में रखा गया था, तो कुमार विश्वास ने कहा था हम डॉक्टर राधेश्याम के साथ रुकेंगे, और वो हमारे साथ रुका था। चाहे प्रयाग में एक बहुत बड़ा अधिवेशन कराया था श्रीधर शास्त्री ने, उसमें भी हमारे साथी कुमार विश्वास कई दिन तक रहे थे। ये बात सन 97-98 की है। तो उसके बाद फिर हमने कवि सम्मेलनी मंच को पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने देश में ही नहीं, विदेश में नेपाल जैसे और देश के हर कोने कोने में, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, शायद ही ऐसा कोई शहर हो जिसमें हमने काव्य पाठ न किया हो। वैसे तो हम एटा में प्राध्यापक हो गए थे, लेकिन हमारे गुरुदेव श्रद्धेय श्री आत्म प्रकाश शुक्ल ने कहा कि राधेश्याम एटा एक बहुत छोटी जगह है, आपको कविता के द्वारा समाज में अलग जगानी है, तो आपको छोटी जगह छोड़ करके बड़ी जगह आना चाहिए। तो उनके कारण हम कानपुर पहुँचे। सर्वप्रथम हमने 20 सितंबर 1995 को मर्चेंट चैम्बर हॉल कानपुर में एक विराट कवि सम्मेलन किया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में तत्कालीन राज्यपाल महामहिम श्री मोतीलाल वोरा जी आए। उनके करकमलों से देश के 11 गीतकारों को हमने सम्मान कराया, जिसमें श्री गोपाल दास नीरज जी, सोम ठाकुर जी, आत्म प्रकाश शुक्ल जी, विजेंद्र अवस्थी जी, रमानाथ अवस्थी और डॉक्टर माधवीलता शुक्ला, सारंग त्रिपाठी, आज लोगों का हमने इतने बड़े मंच से सम्मानित कराया और अनमोल रत्न पत्रिका का प्रकाशन किया था। तब से ये पत्रिका भी अनवरत रूप से चल रही है और वो कार्यक्रम 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा पड़ता है
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई जाती है। पिछले 30 वर्षों से न हमने स्थान चेंज किया और न हमने समय बदला। समय बस यही रहता है, 20 सितंबर से 25 सितंबर बीच में जो भी रविवार पड़ता है उसमें कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे एक बार राम रिकमहनर जी ने हमारा परिचय राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बड़जात्या से भी कराया था, और बड़जात्या जी ने हमारा गीत सुनकर के ये कहा था, राधे श्याम तुम हमारे साथ बम्बई रहो और हमारी फिल्मों के लिए गीत लिखो। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियाँ और डिग्री कॉलेज की सर्विस के कारण हम वहाँ पर बहुत दिनों तक नहीं रह पाए। इसका हमें अभी पश्चाताप है, लेकिन होना ये था आप लोगों के बीच में रह कर के। फिर हमने अनमोर्तन सेवा संस्थान के द्वारा एक इंटर कॉलेज की स्थापना की। उसमें गरीब, निर्धन, असहाय बच्चों को कम शुल्क में शिक्षा देते हैं, और उसकी बिल्डिंग हमारे शहर के जो समाज सेवी लोग हैं उन्होंने हमारा इतना सहयोग किया कि वो इंटर तक मान्यता हुई, अच्छे अच्छे कमरे बने और अच्छी शिक्षा हमारे द्वारा क्या स्टाफ द्वारा दी जा रही है। ये हमारा शिक्षा और काव्य का हमारा एक समागम है। हम आज हमें मंच पर लगभग 50 वर्ष होने जा रहे हैं। हम शुरू से ही काव्य लेखन का प्रारंभ कर दिया था, और सन 80 से लेकर के अब तक हजारों कवि सम्मेलन हमने किए हैं, कराए हैं। और कवि सम्मेलन हम बद्रीनाथ भगवान से लेकर के देश के कोनों कोनों में हमने कवि सम्मेलन कराए हैं, जाते हैं और बुलाए जाते हैं। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जब तक हम रहेंगे, कविता ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी बात है कि कविता ने हमें एक अच्छा इंसान बनाने का मौका दिया। शहर में क्या पूरे देश में अच्छे लोगों से जुड़ने, मिलने मिलाने का मौका दिया। ये सब काव्य लेखन के द्वारा हुआ। तो मैं कविता के द्वारा ही आज जो कुछ हूँ वो आप लोगों के समक्ष हूँ। लेकिन मैं आज की नई पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी में संघर्ष करने की न तो क्षमता है न धैर्य है। हम चाहते हैं युवा पीढ़ी संघर्ष करने के साथ 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 धैर्य रखे। आज जितना युवा तनाव में है उतना पहले नहीं था। भले ही पहले बहुत गरीबी थी, लेकिन पहले युवा इतना तनावग्रस्त नहीं था। ये आज की पीढ़ी बहुत तनावग्रस्त है, दिशा विहीन हो गई है। वो ये नहीं तय कर पा रही है कि हमें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, और समाज में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना तो धीमे धीमे लुप्त सी हो रही है, जो कि हमारी संस्कृति के विपरीत है। हमारी संस्कृति में सर्वप्रथम एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये इस प्रकार की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है उसमें इस बात का अभाव है। पुरानी पीढ़ी अब भी साहित्य के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को हम विराम करना चाहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।